आज हम चैप्टर सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आंकिक प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर सेकंड के लघुरात्मक का जो प्रश्न है 13, जो कि एक आर्टिकल ही मान लीजिए वो है, तो 13 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमारे पास में एक अनंत रेखीय आवेश, दो अनंत रेखीय आवेश विस्तार है। ये एक अनंत रेखीय आवेश विस्तार है और ये दूसरा अनंत रेखीय आवेश विस्तार है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। तो ये मैं मान लेता हूं फर्स्ट और ये मान लेता हूं सेकंड। क्लियर? इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? λ1 और इसका रैखिक आवेश घनत्व कितना है? λ2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें इन रैखिक आवेश विस्तारों के कारण, क्योंकि ये दोनों ऊपर जो आवेश हैं, इन आवेशों के कारण ये वितरण जो व्यवस्था है वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगी, एक बल लगेगा। तो फिर ये बल प्रति इकाई लंबाई पर कितना लगेगा, उस प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हमें ज्ञात करना है। तो फिर यहां आपके पास में क्या टॉपिक बनने जा रहा है? टॉपिक बनने जा रहा है अनंत दो अनंत रेखीय आवेश विस्तारों, दो अनंत रेखीय आवेश विस्तारों जो कि एक दूसरे के समांतर स्थित हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है वो आर्टिकल है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, दो अनंत रेखीय आवेश विस्तारों जो कि एक दूसरे के समांतर स्थित हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना, ये हमारे पास में टॉपिक है। तो फिर ये दो अनंत रेखीय विस्तार जिनके रैखिक आवेश घनत्व λ1 और λ2 है, हमने मान लिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दोनों समांतर स्थित हैं, तो फिर वो एक दूसरे की प्रति इकाई लंबाई पर कितना बल डालेंगे, इस बल के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। तो फिर इस आर्टिकल के बाद में आप ये फिगर बना सकते हैं। तो फिर यहां हम देखेंगे प्रथम आवेशीय विस्तार के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना आवेश घनत्व है? λ1। कितनी दूरी के ऊपर? r दूरी पर। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि हमारे पास में जो है ये एक अल्पांश लंबाई दूसरे चालक पर dl2 है, जिस पर कितना आवेश एग्जिस्ट करता है? dq2। क्या माना मैंने माना कि यहां पर कितनी अल्पांश लंबाई है? dl2 और dl2 पर कितना अल्पांश आवेश है? dq2 और पहले चालक से ये कितनी दूरी पर है? ये r दूरी पर है। तो फिर पहले वाला जो चालक है वो r दूरी के इस बिंदु के ऊपर हम मान लें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत रेखीय आवेश विस्तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर λ/2πε0r। रैखिक आवेश विस्तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, उसके लिए हमारे पास में ये व्यंजक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर λ/2πε0r। तो फिर मैं इस रैखिक आवेश विस्तार जिस पर रैखिक आवेश घनत्व λ1 है,
इससे r दूरी पर अर्थात इस बिंदु के ऊपर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना चाहूं तो फिर पहले के कारण तो वो क्या हो गई, हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले के कारण E1, तो E की जगह क्या लिख दिया E1 अपॉन में λ1 पहले के कारण 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बोलो क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। प्रथम चालक r दूरी के ऊपर, ये दूरी कितनी है, ये r है, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, ये हो गई। नाउ अब इस विद्युत क्षेत्र में यहां विद्युत क्षेत्र कितना पैदा हुआ E1, इस विद्युत क्षेत्र में कितना आवेश मौजूद है dq2, अल्पांश लंबाई हमने कितनी मानी थी dl2। तो फिर हम ये कहें कि अल्पांश लंबाई dl2 पर स्थित आवेश dq2 पर विद्युत क्षेत्र E1 के कारण बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या होता है। तो फिर मैं यहां क्या लिख रहा हूं, देखिए द्वितीय आवेश विस्तार, द्वितीय आवेश विस्तार ठीक पर स्थित अल्पांश लंबाई dl2 पर आवेश dq2 पर बल कितना मान लूं मैं, dF2 बराबर, फार्मूला कैसे आया इसको बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या होता है कि किसी आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो बल कैसे लगता है, F बराबर क्यू ई। लेकिन हम इस फार्मूले को यहां अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं तो मैं F की जगह dF2 लिख सकता हूं कि दूसरे वाले चालक पर स्थित अल्पांश लंबाई dl2 पर बल इतना, लेकिन Q की जगह मैं dq2। लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र किसने पैदा किया, प्रथम ने, और कितना पैदा किया, E की जगह क्या आ गया E1। तो इसी फार्मूले का यूज करके मैंने ये फार्मूला बनाया है। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। ठीक, अब इस 2 का मान, 1 का मान 2 में रख दिया जाए तो 1 व 2 से देखिएगा क्या आता है, dF2 बराबर dQ2, E1 का मान कितना λ1 अपोन में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई, 3। इसका मतलब पहले वाले आवेश विस्तार ने विद्युत क्षेत्र पैदा किया, यहां इस विद्युत क्षेत्र पैदा किया तो दूसरे वाले जो चालक का dl2 जो अल्पांश भाग था उस पर dq2 आवेश विद्युत क्षेत्र E1 में मौजूद था। तो फिर dq2 पर कितना बल लगा, तो E1 तो इतना पैदा हुआ और बल कितना लगा, dF2 बराबर dQ2 इंटू E1। ये मान यहां से उठा करके इसमें रख दिया और ये स्टेप आ गई। ठीक, अब बात आती है आगे क्या किया जाए। समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2, 1 व 2 से रिजल्ट आ गया। लेकिन λ1 बराबर dq λ2 सॉरी, यहां आपके पास में दूसरे वाला जो चालक है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो रैखिक आवेश घनत्व कितना है, λ2 इक्वल dq2 अपॉन में dl2। दूसरे वाला जो रैखिक आवेश विस्तार है उसका रैखिक आवेश घनत्व प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश एग्जिस्ट करता है, तो हम dq2 में dl2 का भाग दे देंगे। लेकिन dq2 बराबर कितना आ गया, λ2 इंटू में dl2। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 4। क्या किया जाए, 3 व 4 से सोचिए क्या रिजल्ट आएगा। देखो dF2 बराबर कितना, λ2, dQ2 की जगह लिखना है तो dQ2 की जगह लिखना λ2 dl2 इंटू में कितना λ1 और अपॉन में कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल λ1 λ2 dl2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन क्या था टाइटल,
प्रति इकाई लंबाई पर बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो मैं इस dF2 में dL2 का भाग दे दूं तो dF2 बटे में dL2 बराबर क्या रह गया, λ1 λ2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बात नंबर कितनी आ गई, 5। इसका मतलब दूसरे वाला जो रैखिक आवेश विस्तार है उसकी प्रति इकाई लंबाई पर ये बल लगेगा। ठीक, तो फिर ये जो बल लगेगा ये तो हमने दूसरे वाले के चालक के दूसरे वाले जो रैखिक आवेश विस्तार है उसको टारगेट बना करके हमने डेरिवेशन किया। लेकिन जरा सोचिए कि हम पहले वाले चालक की अल्पांश लंबाई dl1 ले लेते, जैसे यहां हमने dl2 ली थी, इसकी मैं dl1 ले लेता और इस dl1 पर dq1 आवेश मान लेता और इस दूसरे के कारण यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के ऊपर हम निकाल लेते, E1 की जगह हम E2 निकाल लेते। तो हम अभी तो हमने सेकंड को टारगेट बनाया, तब हमारे पास में प्रति इकाई लंबाई पर बल ये आया। लेकिन ठीक हम इसका उल्टा अज्यूम कर दे इस चालक के लिए, तो फिर अब हम समीकरण 5 के अनुसार ही प्रथम चालक की प्रति इकाई लंबाई पर बल भी लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, द्वितीय चालक की इकाई लंबाई पर बल, द्वितीय चालक की इकाई लंबाई पर बल, द्वितीय चालक की इकाई लंबाई पर बल। क्लियर? लेकिन अब मैं इसको आप नोट कर लेंगे, पहले टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखने के बाद में फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद में आप यहां से शुरू करते हुए इक्वेशन टू 1 2 3 4 5 तक पहुंचेंगे। लेकिन 5 के बाद मैं इधर देखना फिर से शुरू करता हूं। देखिए इसी प्रकार अब हम इन सिमिलरली इसी प्रकार प्रथम प्रथम आवेश विस्तार पर प्रथम आवेश विस्तार की प्रति इकाई लंबाई पर बल कैसे लिखेंगे ये बताइएगा। ये 5 है, इस 5 के अनुसार मैं लिख रहा हूं, यहां हो जाएगा dF1 अपॉन में dL1, dF1 अपॉन में dL1 इक्वल λ1 अपॉन λ2 सेम रहेंगे, अपॉन डिस्टेंस वही है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 6। यदि हम पहले को टारगेट बनाएं तो प्रति इकाई लंबाई पर बल ऐसे निकालेंगे और द्वितीय को टारगेट बनाएं तो प्रति इकाई लंबाई पर बल ऐसे निकालेंगे। लेकिन 5 व 6 से अब कॉमनली लिख दें। क्यों? क्योंकि देखिएगा आप राइट हैंड साइड λ1 λ2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन r, यहां भी dF2 अपॉन dL2 राइट हैंड साइड λ1 λ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन r, तो दोनों को मैं सेम कर दूं तो फिर 5 व 6 से कॉमनली सामान्य रूप में dF अपॉन में dL बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं dF1 अपॉन में dL1 इक्वल हम लिख सकते हैं dF2 अपॉन में dL2, लिख सकते हैं हम λ1 λ2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन एक बात और है, यदि मैं 2 से ऊपर गुणा कर दूं और 2 से नीचे गुणा कर दूं तो आप सोचिएगा क्या लिखा है मैंने, 2 λ1 λ2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिएगा सोचा कि नहीं सोचा, सोच लिया तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कह देंगे। तो फिर यही चीज हमारे पास हो जाएगी 2k λ1 λ2 अपॉन में r, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया, ये 2 थे ही तो 2k λ1 λ2 अपॉन में r। तो ये हमारे पास में जो है प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल के सभी संभावित सूत्र बन जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम कैसे ज्ञात करें। तो अब आप इसको जो है वो नोट कर सकते हैं, प्रति इकाई लंबाई पर दोनों पर जो है वो बल सेम ही लगेगा, क्योंकि क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जितना ये बल अनुभव करेगा प्रति इकाई लंबाई पर उतना ही प्रति इकाई लंबाई पर ये बल अनुभव करेगा।
इसीलिए तो यहाँ हमारे पास में dF2 अपॉन dL2 की वैल्यू और यहाँ dF1 अपॉन dL1 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, सेम आई है। और ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा भी गया था कि दो समांतर रखे रेखिक आवेश विस्तारों के कारण उनकी प्रति इकाई लंबाई पर बल क्या लगेगा। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके पास में जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो बाहर बोर्ड से कटता नहीं है, ये बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ही रहता है जो भी चीज मैं लिखता हूं। तो अब आप इसे नोट कीजिए, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30। अब एक और हम जो है वो क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कौन सा है। अगले वाला क्वेश्चन हम आंकिक प्रश्न से ले रहे हैं। तो फिर बुक का जो आंकिक प्रश्न पहला है, बुक का जो आंकिक प्रश्न है फर्स्ट, वो क्या कहता है देखिए। आंकिक प्रश्न फर्स्ट, आंकिक प्रश्न जो फर्स्ट है उसमें किसी बंद पृष्ठ है हमारे पास, उसमें प्रवेशित फ्लक्स दे रखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आंकिक, आंकिक का पहला प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स φ1 मान लें बराबर 400 वोल्ट मीटर, 400 वोल्ट मीटर। क्लियर। इसे हम जो है प्रवेशित फ्लक्स है तो फिर ये हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि किसी भी पृष्ठ के अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या होता है, जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है और पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या लिखा जाए, φ2। तो φ2 कितना आ जाएगा, φ2 आ जाएगा 800 वोल्ट मीटर। निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक होता है। आपसे पूछा गया है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना नेट आवेश है, वो आवेश क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो आवेश Q कितना होगा बंद पृष्ठ में, उसे हम ज्ञात करना है। तो एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर देता हूं। आंगिक प्रश्न फर्स्ट क्या कहता है, एक बंद पृष्ठ है, उसमें कुछ फ्लक्स एंटर कर रहा है, जा रहा है, वो कितना जा रहा है 400। वो मैंने क्या लिखा माइनस का, क्योंकि बंद पृष्ठ में जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है ऋणात्मक, लेकिन उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है वो 800 है, तो वो हम प्लस लेंगे। तो ये हमारे पास में φ2 की वैल्यू ये होगी। तो फिर वो जो बंद पृष्ठ आपने कंसीडर की है मानी है, उसमें कितना आवेश अवेलेबल होगा। तो इसे जानने के लिए हम Q का मान हम ज्ञात करना जा रहे हैं। तो फिर आप देखिए सॉल्यूशन हल कैसे होगा। हल होगा बंद पृष्ठ में, बंद पृष्ठ से संबद्ध, बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई इक्वल φ1 प्लस φ2। तो फाई इक्वल माइनस का 400 प्लस φ2 का 800। तो फिर फाई इक्वल कितना आ गया 400 वोल्ट मीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है फाई की वैल्यू आ गई, पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स है वो कितना होगा, मतलब नेट कितना हुआ, परिणामी कितना हुआ। लेकिन अब गाउस के नियम से, लेकिन गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम, गाउस का नियम कहता है कि फाई की वैल्यू कितनी होती है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फिर Q की वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू में फाई। ठीक। अब फाई की वैल्यू आपके पास में है वो ये रही कितनी 400। तो फिर ये फाई की वैल्यू हम यहां रख दें। तो फिर Q इक्वल 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है, इंटू कितना आया फ्लक्स 400 इंटू में 400। ठीक है। आवेश जो आएगा हमारे पास में किस में आएगा, तो मात्रक क्या बन गया कूलम।
मात्र कितना हो गया, कूलाम। तो अब हम इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास में जो रकम आएगी वो आएगी 3.54 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, 8.854 को 4 से गुणा कर दें, ये हमारे पास में 2 जीरो हैं, तो यहाँ 10⁻⁻10, लेकिन गुणा होने पर यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो फिर Q की वैल्यू ये, तो फिर इसको हम नैनो कूलाम भी कह सकते हैं। तो Q इक्वल 3.54 नैनो कूलाम, इतना जो आवेश है उस पृष्ठ में परिबद्ध करेगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये बंद पृष्ठ में जाने वाला फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, आपको उस कितना आवेश है ये निकालना है। तो पहले आप उससे संबंध फ्लक्स निकालिए कि नेट कितना उससे रिलेटेड है या लिंक करता है या उससे संबद्ध रहता है। -400 में +800 जोड़िए, ये 400 आ जाएगा, ये नेट फ्लक्स हो गया। गाउस का नियम लगाइए, फाई इक्वल Q/ε0, और यहाँ Q इक्वल ε0 इंटू फाई, और यहाँ Q की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, और ये आपके पास में जो है वो न्यूमेरिकल कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो फिर हम एक और न्यूमेरिकल पे आएंगे, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में, एक आवेशित चालक गोले का व्यास हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अंकित का, आवेशित चालक गोले का व्यास, गोले का व्यास किससे दर्शाते हैं, डी से, व्यास डी। ठीक, चालक गोले का व्यास हमारे पास 2.4 मीटर, 2.4 मीटर। ठीक है ये बात, लेकिन त्रिज्या, चालक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी हुई, आधा कर दें, तो त्रिज्या r बराबर 1.2 मीटर, r बराबर कितना हो गया, 1.2 मीटर। और अब हम देखेंगे आगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। उसमें दे रखा है कि उस चालक पृष्ठ पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है। तो चालक पृष्ठ पर, चालक पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स जो है वो निकलेगा, फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दूं। एक कोई आवेशित चालक गोला है, ठीक, उसकी ये डायमीटर व्यास और ये उसकी त्रिज्या है, उसके ऊपर ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व कितना, सिग्मा कितना, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अब उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फिर सॉल्यूशन करें। देखिए हम जानते हैं कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम, कि जो फ्लक्स होता है फाई वो Q/ε0 होता है। लेकिन आपको गोलीय चालक के पृष्ठ पर आवेश नहीं दे रखा, जैसे ये गोलीय चालक है इसके ऊपर आवेश नहीं दे रखा, लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दे रखा है, साथ ही साथ हमें इसकी त्रिज्या स्मॉल r दे रखी है, लेकिन आवेश नहीं दे रखा। जबकि हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर आवेश और बटे में एप्सिलॉन। लेकिन एक बात है, आपको सिग्मा दे रखा है, सिग्मा क्या होता है,
आवेश बटे में क्षेत्रफल, आवेश बटे में क्षेत्रफल। लेकिन क्यू बटे में क्षेत्रफल कितना, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ क्यू की सोल्व हो गई कि नहीं होगी। मैं यहाँ से क्यू का मान निकालूं तो सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर यहाँ आ जाएगा क्यू बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये बात नंबर कितनी हो गई, 2। बोलो अब 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया कि फाई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो क्यू का मान ये रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस फार्मूले में जो भी राशियां आ रही है वो आपको ज्ञात है। 4 पाई आर की वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 मीटर, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है आपको 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है वो तुम लिख सकते हो। तो फिर मैं ये वैल्यू जो है वो यहां पर पुट कर दूं, तो देखिए कैसे आएगा ये अगली वाली बात। तो फिर फाई इक्वल 4 पाई की वैल्यू 3.3.14, आर त्रिज्या 1.2, लेकिन कितनी बार है, स्क्वायर है, तो इंटू में 1.2 इंटू 1.2 इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80 गुणा 10 की घात -6, तो फिर बटे में बटा एप्सिलॉन नॉट 8.854 गुणा 10 की घात -12। तो एक बार फिर से आप इस वैल्यू को देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, फाई इक्वल 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.2, 2 टाइम्स 2 बार लिख दी, सिग्मा की वैल्यू 80 गुणा 10 की घात -6 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही। ठीक, अब यदि हम इसको कैलकुलेशन में लें तो कैलकुलेशन में लेंगे तो ये हमारे पास में फाई आ जाएगा, फाई यहां से पहले हम 10⁻⁻12 है, ऊपर जाएगी 10⁻⁻12 है तो प्लस की 10 हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁸8 वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा भाग हम जब करते हैं तो ये चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिख दिया 1.6 इंटू 10⁸8 वोल्ट मीटर। इस तरीके से ये तुम्हारा आंकिक प्रश्न 2 हुआ। तो इसमें जो खास बात थी वो क्या थी कि आप फ्लक्स निकालना चाहते थे, गाउस का नियम जब आप लगा रहे हैं तो आपको आवेश का मान मालूम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया गया था, और सिग्मा दिया गया था तो इसकी मदद से आपने क्यू का मान क्या यहां से निकाल लिया, और ये क्यू का मान यहां उठा करके इसमें रख दिया, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो फिर आगे तो कैलकुलेशन करनी है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सेकंड आपका हो जाता है। तो अब आप जो है इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास में 2 न्यूमेरिकल हो गए। अब यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी होता है। वोल्ट मीटर जो है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट होता है आपके पास में जो है जूल पर कूलम इंटू में मीटर, और जूल जो होती है वो वोल्ट मीटर, वोल्ट जो है वो जूल प्रति कूलम इंटू में हम उसको मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जूल जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हम उसको लिख सकते हैं। तो फिर एक बात और देख सकते हो, जूल को मैंने क्या लिखा, न्यूटन मीटर और इंटू 1 मीटर और अपॉन में कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसलिए फ्लक्स का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी है, और फ्लक्स का मात्रक जूल मीटर पर कूलम भी है, और फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी है। लेकिन हम प्रैक्टिकल मात्रक जो है वो वोल्ट मीटर लेते हैं, और बाकी ये मात्रक भी हम जो है वो ले सकते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए।
तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप निकालते रहिए, जो भी टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनको यहाँ पर आपको समझाऊंगा, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी, बाकी खुद ब खुद भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है वो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने जो न्यूमेरिकल हैं जो आपको आते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे वाला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है थर्ड, वो मैं करवाऊंगा। क्लियर? थैंक यू।